हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि भूगोल की कक्षा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भूगोल में महेश वर्णवाल जी की बुक है, जिसको हम लोग लेसन वाइज लेसन कवर करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि इसमें अध्यायवार हम लोग अपनी बारीकियों को समझ को बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग दोस्तों आगे इसको बढ़ते हैं। पहला अध्याय दोस्तों, इसमें ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रह्मांड दोस्तों क्या है? मानव मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसने इसे ब्रह्मांड कॉस्मोस की संज्ञा दी। मिस्र यूनानी परंपरा के प्रख्यात खगोलशास्त्री क्लॉडियस टालमी 140 ईस्वी ने सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन कर जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रही, अपितु 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने जब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया तो उसके पश्चात ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस अवधारणा के तहत कॉपरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। यद्यपि ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक सीमित थी, तथापि इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोलशास्त्री हरहेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया और सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। अमेरिका के खगोलशास्त्री एडविन पी हबल ने 1925 ईस्वी में स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर हमारे आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं। वस्तुतः ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन हुए एवं उसकी उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कई सिद्धांत भी दिए गए, जिनमें निम्न प्रमुख है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लैमेंटर, साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी, दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन चंडेस, बिग बैंग सिद्धांत। दोस्तों हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलक एवं पादरी जॉर्ज लैमेंटर ने 1960-70 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 वर्ष पूर्व तक एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थ से हुआ। इसमें अचानक विस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसके काल व समय पदार्थ निर्मित हुए तथा उनके समूहन में अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थ का जमाव हुआ, जिससे उनके आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इनमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंड तारे कहलाए। इस प्रक्रिया से कालांतर में ग्रहों व उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग सिद्धांत परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का संदर्भ किया जाता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे एवं 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में जॉर्ज हैड्रन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें 1000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी वैसी अनसुलझी अवधारणा की परख की जाएगी, जिन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और एक डायमेंशन व गॉड पार्टिकल के नाम से पुकारा जाता रहा है। वस्तुतः इस महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले हुई इस ब्रह्मांडीय घटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते हैं।
इसे दुनिया की बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि इसे सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। उपरोक्त महाप्रयोग द्वारा शर्न ने अत्यंत 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की, जिससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। 14 फरवरी 2013 को लार्ज मोलेक्युलर को बंद कर दिया गया, परंतु इसे जून 2015 से पुनः प्रारंभ कर दिया गया। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाएं असंख्य तारों का एक विशाल समूह होती हैं, जिनमें एक केंद्रीय बल्ज होता है एवं घूर्षण भुजाएं होती हैं। ये तीनों घूर्षण भुजाएं अपने तारों में निर्मित होती हैं। बल्ज आकाशगंगा के केंद्र के कहते हैं। यहाँ तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। लीमन, अल्फा, बल्ब्स, अमीबा और आकाश की 20 करोड़ आकाशगंगाएं चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं और गैसों का समूह है। इस विशालकाय संरचना की आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य आकाशगंगाओं की अपेक्षा एक दूसरे से 4 गुनी ज़्यादा नज़दीक है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा का सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिल है। इस प्रकार की आकाशगंगा में नए व पुराने तारे सम्मिलित होते हैं। मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह है, जो हमारी आकाशगंगा का ही भाग है। आरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। हमारे आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। यह आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन 20 करोड़ वर्षों से अधिक समय से कर रहा है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। साइरस व डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है तथा सूर्य के दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है एवं यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। गैलीलियो ने सन 1609 में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए रात में आसमान का अध्ययन किया। उन्होंने ऐसे तारों की पहचान की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर स्थित सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी और दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट का शुभारंभ किया। इस दूरबीन से सूर्य के प्रति मिनट डिजिटल वेलोसिटी की तस्वीरें प्राप्त कर सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी तथा इससे दिन में आकाशीय गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा सकती है। चीन विश्व के सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट 500 मीटर अपर्चर रिफाइरिकल रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है। इस दूरबीन के निर्मित होने के पश्चात नासा की केपलर दूरबीन पीछे छूट जाएगी। तारों का जन्म और मृत्यु कैसी होती है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है व हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में यह तारा बन जाता है। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है, किंतु इसके ब्रह्म परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे रक्त मानव कहा जाता है। इसके बाद हीलियम कार्बन में
कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 ms, जहाँ ms सूर्य का द्रव्यमान है, से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वमन में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत वमन ठंडा होकर काला वमन में परिवर्तित हो जाता है। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारों में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्ययुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य, यहाँ तक कि प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता, इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। ब्लैक होल की कल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन व्हीलर को दिया जाता है। राग ब्लैक होल दो या अधिक ब्लैक होल का समूह है। क्वेसर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नासा ने अब तक पहचाने गए सबसे पुराने तारे की खोज की है, जिसे केपलर 444 नाम दिया गया है। सौरमंडल सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य, जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना है। सूर्य की संरचना, सूर्य का जो भाग हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाशमंडल कहते हैं। सूर्य का बृहत्तम भाग, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, कोरोना कहलाता है। कभी कभी प्रकाशमंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। जब हम पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करते हैं तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुव एवं अरोरा ऑस्ट्रियालिस कह लेते हैं। सौर ऊर्जा जहाँ से निकलते हैं वहाँ काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं। इन्हें ही सौर कलंक कहते हैं। ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं जिनका तापमान 1500 अंश सेल्सियस होता है और सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। इनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों में पूरी होती है, जिसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। सूर्य के कोरोना का अध्ययन एवं धरती पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में व्यवधान पैदा करने वाली सौर पलटों की जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अत्यधिक आदित्य-1 उपग्रह का निर्माण किया। इसका प्रक्षेपण वर्ष 2017-20 के दौरान किया गया। आदित्य-1 उपग्रह सोलर कोरोनोग्राफ यंत्र की मदद से सूर्य के सबसे बाह्य भाग का अध्ययन करता है। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी